अब आपको जरा बताते हैं कि किस तरीके से जो सीज फायर को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का एक एक सबूत जनता के सामने पेश कर दिया। बावजूद इसके एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर भारतीय सेना इतने ही शौर्य और पराक्रम के साथ दुश्मन के दांत खट्टे कर रही थी, तब भला अचानक सीज फायर के लिए देश सहमत क्यों हुआ। विरोधी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। अमेरिका के दबाव में झुकने का आरोप लगा रही है। लेकिन आज हम आपको इस सीज फायर की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपको पहले टाइमलाइन के जरिए चीजें समझाते हैं कि आखिर कैसे घुटनों के बल आ गया पाकिस्तान। 10 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा चरण शुरू हुआ। उससे पहले क्या हुआ आपको सब कुछ मालूम है। हम इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलें गरजने लगी। स्पाइस 2000 जो बंकर ब्लास्टर बम थे वो गरजने लगे। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक हिंदुस्तान ने 11 सटीक हमले किए, 11 लक्ष्य तय किए और 11 धमाके किए। उसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए। अब वो कौन कौन से थे जरा ये देखिए। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसनूर, चूनिया, सरगोधा, इसकारदू, भोलारी और जैकबाबाद। ये वो तमाम जो है ठिकाने थे जो आपके। अब आप जरा मैप के जरिए हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से जो ठिकाने थे उसको हमने उसके बाद ये देखिए, ये है वो पूरा, ये जो 11 जगह पर, ये जहां पर आपको ये लाल निशान दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये जो लाल निशान है, ये लाल निशान बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक आपको एक एक जगह पर ये जो पूरे जो है निशान है, ये बता रहे हैं कैसे एयरबेस को एक एक करके तबाह किया गया। 11 एयरबेस, 2 लॉन्चिंग पैड पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए गए। और ये जो एयरबेस और ये जो इनको तबाह किया गया, अब इसके पीछे आपको बताते हैं कि दरअसल यहीं से जो सीज फायर की वो जो कहानी थी, वो सीज फायर की शुरुआत हो गई थी। वो कैसे आपको ये भी बताते हैं। एक एक करके ये हमने 13 ठिकाने किए। दरअसल जिस वक्त हिंदुस्तान ताबड़तोड़ पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों पर अटैक कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी थी। और उसकी सबसे यही वजह थी कि भारतीय हमले को, जैसे भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए, वैसे वो अपनी जो है परमाणु ठिकानों को लेकर चिंतित हो गया। भारत उसकी परमाणु क्षमता को निष्क्रिय करने के लिए सीधा हमला कर सकता है, इस बात का डर सताने लगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स सीधे तौर पे कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान को डर था कि भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को डिकैपिटेट कर सकता है, यानी पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है। यह आशंका उस समय और गहरी हो गई जब भारत ने रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, जो रणनीतिक रूप से सबसे अहम माना जाता है। नूर खान एयरबेस जहां हमला हुआ, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाले स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के बेहद करीब है। ये रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में भारत द्वारा इस इलाके में हमला किए जाने के बाद पाकिस्तान को यह डर लगने लगा, आशंका हो गई कि अगला हमला उसके परमाणु ठिकानों को, परमाणु नियंत्रण तंत्र को निशाना बनाने जा रहा है। और वहीं से इसकी पूरी शुरुआत हो गई। कैसे पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में आकर के गिर गया, आपको इसकी भी कहानी बताते हैं। आप पहले समझिए 3 ठिकाने, नूर खान रावलपिंडी में, सरगोधा जो पाकिस्तान का बड़ा न्यूक्लियर सेंटर, और जैकबाबाद जहां F-16 और न्यूक्लियर स्टोरेज का अड्डा। यह पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर, इसके साथ भोलारी पर भी भारत ने ब्रह्मोस दागा। यहीं पर जो उसकी साप 2000 अवैक्स
जो एक तरह से जो है डिफेंस सिस्टम था उसको भी यहीं पर नष्ट किया। यहीं पर परमाणु शस्त्रागार के डैमेज होने की खबर भी आई। अब आपको ये जो चार चीजें हमने आपको दिखाई, अब आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी पतलून गीली होने लगी जैसे ही पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ इन चार ठिकानों पर हिंदुस्तान ने अटैक किए। और ये चारों ठिकाने कौन थे? ये चारों ठिकाने थे जहां पर उसके अपना न्यूक्लियर बेस था, जहां उसके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। उसी के बाद एक और घटनाक्रम होता है। रात 1:44 पर अचानक भूकंप के झटके महसूस होते हैं। 4.1 तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान में महसूस होता है। 3:40 पर दूसरा झटका 5.7 तीव्रता का आता है। और यह कोई टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन नहीं थी, यह सिर्फ फॉल आउट था। तो अब सबसे बड़ी सवाल यह था कि क्या परमाणु बंकरों की दीवारें दरक गई हैं? इस खतरे से, इस डर से पाकिस्तान कांप उठा और सुबह 7:40 पर पाकिस्तान ने आपातकालीन एनसीए की जो न्यूक्लियर एक तरह से जो है कमेटी की बैठक होती है, उसको आनन फानन में बैठक को बुलाया। हॉटलाइंस पर वार्ता का दौर शुरू हो गया। वाशिंगटन, ब्रसेल्स और बीजिंग में आनन फानन में जो हुक्मरान थे पाकिस्तान के, वो फोन गनगनाने लगे। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत की एयर स्ट्राइक के तत्काल बाद आए भूकंप का क्या परमाणु ठिकानों में कंपन से कोई लेना देना था, यह कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अमेरिका में इसकी कवायद पहले शुरू हो गई थी। सीएनएन के मुताबिक भारतीय समयानुसार 9 मई को रात में ही जो अमेरिका की पूरी मशीनरी थी, जो 2 दिन पहले तक कह रही थी कि नन ऑफ माई बिजनेस, वो अचानक, चाहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो, विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो, या फिर व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स हो, भारत और पाकिस्तान के हमलों पर वो नजर लगातार रख रहे थे। इस बीच उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है और अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर आगे रुकने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इस खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका को लगा कि समय बर्बाद किए बिना इसे रोकना चाहिए। वेंस, रूबियो और विल्स ने मिलकर संघर्ष रोकने के लिए एक प्लान बनाया। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, उन्हें अपना प्लान बताया। उसके बाद जेडी वेंस ने पीएम मोदी को कॉल किया। वेंस ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका को बेहद ही बड़ा इनपुट मिला है जो तबाही का संकेत है, जल्द ही कोई बड़ा हमला होने की आशंका है। वेंस ने पीएम मोदी से पाकिस्तान से सीधे बात करने और तनाव कम करने के विकल्पों पर सोचने को कहा, लेकिन पीएम मोदी ने सीधे तौर पर मना कर दिया। लेकिन जब अमेरिका ने भारत से पूछा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ आप सीज फायर करोगे, तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान दुस्साहस नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे। यहीं से वो पृष्ठभूमि तैयार हो गई अचानक सीज फायर की। अब सबसे बड़ी बात यह है, लगातार चूंकि हम उसकी सिलसिलेवार इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, नूर खान, रावलपिंडी जो में मौजूद है, सरगोधा और जैकबाबाद पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने रहे हैं। इनमें से सरगोधा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 1983 से 90 के बीच पाकिस्तान ने यहां स्थित किराना हिल्स में एक विशाल सैन्य परिसर का इस्तेमाल किया। यह ठिकाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और यहां से विभिन्न बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण और विकास किया जाता था। और वहां पर जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक हिंदुस्तान की मिसाइलें पहुंच चुकी थीं? क्या पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना ध्वस्त होने की कगार पर था? क्या यही डर अचानक पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पाकिस्तान भी नहीं दे रहा है, लेकिन अमेरिका इंडिकेट जरूर कर रहा है। यूं तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से साफ इंकार किया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया सूत्र साफ साफ कह रहे हैं कि परमाणु ठिकाने पर मंडराते खतरे ने ही पाकिस्तान को बेचैन कर दिया और अमेरिका को भी इसकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद अमेरिका ने सीज फायर के लिए भारत को राजी किया। तो दरअसल ये थी उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी
कि आखिर क्यों, किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ये सीज फायर को अंजाम दिया, और हिंदुस्तान की सहमति केवल इतनी थी क्योंकि हिंदुस्तान बर्बादी नहीं चाहता था दुनिया की। पाकिस्तान लगातार रो रहा था हिंदुस्तान, अमेरिका के आगे कि अगर हमारे परमाणु ठिकाने डैमेज होते हैं तो हमें अटैक करना पड़ेगा परमाणु ठिकाने, फिर उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। यही वजह थी कि अमेरिका परमाणु डर की वजह से दोनों के बीच में आया। अब आपको बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी है। उन्होंने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आज रात 8 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, देश को संबोधित करेंगे। कोई नई बात नहीं है कि रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे जब जब राष्ट्र के नाम संबोधन देने आए हैं, तब तब कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ बड़ा धमाका जरूर हुआ है। यकीन ना हो तो जरा इस ग्राफिक्स को देख लीजिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने आए हैं, तब तब कैसे कोई बड़ा धमाका हुआ। 2016 में नोटबंदी की घोषणा, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। 2020 में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, रात 8 बजे प्रधानमंत्री आए, उस वक्त लॉकडाउन का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च 2020 को वो आए, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान हुआ। उसके बाद फिर 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री 8 बजे आए, लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा किया। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री फिर आए, आत्मनिर्भर पैकेज और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया 20 लाख करोड़ का। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अगस्त 2019, थोड़ा सा उससे पीछे चले जाइए, तब आए तो अनुच्छेद 370 पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने जा रहे हैं, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। यह भी खबर रात 8 बजे ही मिली। 3 अप्रैल 2020 को, वो भी कोविड का ही काल था, जब 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाने का अपील प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये सारी घोषणाएं 8 बजे ही हुई, और इस बार 8 बजे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, चाइना से लेकर टर्की तक, हर कोई हैरान है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। हम सबकी नजर भी इस पर रहेगी कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं।